यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के बचाव में यानी उसके डिफेंस में अब यही कचरा बचा है इन लोगों के पास। ये बताइए, महिला पहलवान जो हैं उनसे क्या हम लोग बेकार हैं? कहने की बात तो ये है। सही पहचाना आपने, ये महिलाएं हैं जो बचाव करने के लिए आई हैं बृजभूषण शरण सिंह के लिए, लेकिन बचाव करते करते इन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि कितनी घिनौनी बात साथ साथ कहते जा रही हैं, वो भी महिला होकर। क्या बुरे हैं? क्या हम लोग को आधी रात पछलारा बुला नहीं सकते? हमारे पास तो कोई पावर अटॉर्नी नहीं है, हम कुछ भी उनके ऊपर खिलाफत नहीं कर सकते हैं। क्या हमको वो रात में नहीं बुला सकते? वहीं बीच में ये पुरुष भी आ गए, ये और भी ज्यादा क्या घिनौना कहते हैं, जरा सुनिए। सांसद जी अगर महिला प्रेमी होते, यौन शोषण करते होते तो महिला पहलवान की शक्ल देखिए पहले, महिला पहलवानों की यहाँ से एक एक सुंदरिया पड़ी हैं। महिला सांसद जी को क्या किसी की कमी है? महिलाओं के पक्ष में तो आप खड़े हो नहीं पा रहे हैं, अपने देश की मान शान बेटियों के लिए आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही ये जिस पार्टी का झंडा लेकर, जिस पार्टी के पटके पहनकर ये यहाँ पर आकर ये बकवास कर रही हैं, आप सोचिए उसी एक पार्टी का नारा क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाना तो पता नहीं कितना दूर की बात है, क्योंकि इनकी बकवास सुनने के बाद लग नहीं रहा कि बेटी पढ़ाई जा रही है, लेकिन बेटी बचाओ मतलब औरत ही औरत की दुश्मन है, ये महिला उसको साबित करती हुई नजर आ रही है। हम लोग को आधी रात पछलारा बुला नहीं सकते। वही एक बड़ी खबर अब आपको बता दूं कि साल के अंत में जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सभी बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें मध्य प्रदेश का बिगुल प्रियंका गांधी ने आज फूंक दिया है। जबलपुर क्यों? जबलपुर इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा 8 डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है जहां पर 13 विधानसभा सीटों में से 2018 के चुनावों में 11 कांग्रेस के हाथ लगी थी, उनका गढ़ है। साथ ही ट्राइबल वोट्स यहां पर बहुत ज्यादा हैं। ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व्ड सीट्स हैं उसमें कांग्रेस की अच्छी पैठ है। साथ ही वहां पर उसको आप कह सकते हैं कि महाकोशल रीजन जो है मध्य प्रदेश के पूरे राज्य का, उसके सेंटर में जबलपुर है और वहां से वो आरती पूजा करके अपना पूरा बिगुल फूंकना चाहती हैं। कमलनाथ के साथ आप प्रियंका गांधी को नर्मदा नदी के तट पर वहां पर प्रार्थना करते हुए, आरती करते हुए देख सकते हैं। तो चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है मध्य प्रदेश के लिए। वहीं मध्य प्रदेश से ही खबर अगर हम बता रहे हैं तो उसमें शिवराज सिंह चौहान की ये विजुअल को हम कैसे भूल सकते हैं। तो हुआ यूं कि एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर कुछ संगीतकार वहां पर साइड में आप देख रहे हैं परफॉर्म कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान, जिनको प्यार से भी और कभी कभार व्यंग के रूप में भी मामा कह के कहा जाता है, बनवा दीजिए मामा। लेकिन हुआ ये कि वो वहां पर आए, उन्होंने नमस्कार किया। अब आप देखिए कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो कि लगातार मतलब 15 साल तो हो ही चुके हैं इनको मुख्यमंत्री बने हुए, पिछली बार जैसे भी छीना झपटी करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली, लेकिन मुख्यमंत्री तो है ही। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद देखिए कैसे जनता से ही भागते हुए नजर आ रहे हैं। और जनता क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, आपको ट्रोल थोड़ी कर रही है, आपको अपनी एक बात बताना है, वो बात भी बताने नहीं दी जा रही। वो जैसे ही नमस्कार किया गया, हम निवेदन करेंगे, एकदम से शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही अपनी कोई एक परेशानी बताने की कोशिश की इस गायिका ने, देखिए कैसे भागते नजर आ रही है। अब अगर आपकी बात ही नहीं सुनना चाहेंगे आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप एक कलाकार हैं, आप वोटर भी हैं, हर चीज हैं, तो फिर गुस्सा भी निकल सकता है। लेकिन बहुत गुस्से को कंट्रोल करके इस गायिका ने सिर्फ इतना ही कहा, कैसे सुनेंगे, बनवा दीजिए मामा। क्या गलत कहा? वहीं अब जरा एक ये मीम देखिए। मीम में दिखाया जा रहा है कि केबीसी में अमिताभ बच्चन जो सवाल करते हैं वो हैं, और नीचे स्मृति ईरानी की तस्वीर लगाई है जैसे कि वो उनके जवाब दे रही है। और सवाल में अमिताभ बच्चन की तरफ से एक मीम की तरह, मीम आप समझ रहे हैं कि मतलब ये क्रिएट किया गया है, ऐसा हुआ नहीं। स्मृति जी पहला सवाल है और स्मृति ईरानी लेकिन एकदम से बोलती है लेट मी कॉल योर प्रोड्यूसर। ये पूरी बात आपको समझ आई कि आखिर ये मीम क्यों इतना वायरल हो रहा है? ये मीम इसलिए वायरल हो रहा है कि दैनिक भास्कर के एक पत्रकार, ऐसा खुद स्मृति ईरानी ने कहा उस वीडियो में कि तुम दैनिक भास्कर के हो, दैनिक भास्कर के हो, दैनिक भास्कर से हो। उस शख्स ने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन इन्होंने ही बोल दिया कि तुम दैनिक भास्कर के हो। वो कुछ सवाल ही करने जा रहा था, तो जनता का अपमान मत करो। 2 शब्द बोल दिया दीदी, 2 शब्द। नरेंद्र मोदी से कोई सवाल किया जाता है तो देश का अपमान हो जाता है, इनसे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर सवाल किया जाता है तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता का अपमान हो जाता है। मतलब सवाल मत करो इन लोगों से। वो भाई वो जो भी था, ये तो बोल रही हैं कि वो दैनिक भास्कर का रिपोर्टर ही नहीं निकला, जबकि खबर कई जगह से सामने आ रही है। न्यूज लॉन्ड्री ने भी खबर छापी है कि उस रिपोर्टर की छुट्टी कर दी गई, उस रिपोर्टर को ही दैनिक भास्कर ने निकाल दिया और उसके बाद दैनिक भास्कर ने इस तरह के ट्वीट किए हैं। सच जो भी हो, मान लीजिए रिपोर्टर था तो भी गलत,
रिपोर्टर नहीं था तो भी गलत। कोई भी शख्स आके आपसे सवाल तो कर ही सकता है। अगर मान लीजिए आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी है तो क्या उसको अधिकार नहीं है कि आपसे आके वो सवाल कर सके? और अगर वो पत्रकार है, किसी भी संस्थान का है, वो आपसे अगर सवाल कर रहा है तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का अपमान कैसे हो गया? और उसको इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने सीधे बोला कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे मालिक को फ़ोन करके मैं शिकायत कर दूंगी, और मालिक को फ़ोन करके मैं शिकायत करूंगी, फिर क्या होगा? आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। अब उसके बाद एक खबर ये सामने आई कि देखिए, ज्ञानेश तिवारी नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने फिर उस पूरी खबर के बाद एक चीज़ लिखी कि जिस पत्रकार की स्मृति ईरानी ने भास्कर के मालिकों से कहकर उसकी नौकरी खा ली, क्या किसी के पास उसका फ़ोन नंबर है? विपिन यादव नाम बताया गया था उस शख्स का। हो तो मुझे भेजें, उसको नौकरी हम देंगे और उसकी बीट रखेंगे। बीट मतलब कि जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं ना, उनकी बीट होती है। जैसे कि कोई MHA कवर कर रहा है, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री कवर कर रहा है, किसी की बीट है पार्लियामेंट कवर करना, किसी की बीट है ऑपोजिशन कवर करना। ऑपोजिशन में भी अलग अलग पार्टीज, तो हर रिपोर्टर की एक बीट होती है। तो उन्होंने कहा तो उसकी बीट होगी स्मृति ईरानी, यानी वो जहां जाएंगी वहां उसको भेजा जाएगा और वो उनसे हर रोज सवाल करेगा। मतलब जहां जहां स्मृति ईरानी जाएंगी वो उसकी बीट होगी। स्मृति ईरानी विल बी हिज बीट, और हम उनको पूरा पीछे लगा देंगे स्मृति ईरानी के। हर जगह वो जाकर सवाल पूछेंगे। देखते हैं आप आगे वो क्या कहती हैं। तो ये मीम इसलिए वायरल हो रहा है। इसके अलावा एक और मीम है जो बड़े दिनों से वायरल हो रहा है। वो 4 लोग, वो 4 काम, 4 लोग, 4 काम, 4 चीज़ें करके, 4 के बारे में। आपको उसके पीछे की कहानी पता है कि क्या है? उसके पीछे की कहानी है कि कांग्रेस ने एक पूरा 4 शब्द के साथ, 4 नंबर के साथ बड़े सारे मीम्स बनाने शुरू कर दिए, जिसके बाद कई लोगों ने अपने अपने ढंग से उसको और क्रिएटिव बनाने की कोशिश की। जब भी उनको किसी को व्यंग्यात्मक रूप में अटैक करना होता है तो वो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर शुरुआत कैसे की गई थी। तो इसकी शुरुआत की थी कांग्रेस ने, लेकिन जवाब में बीजेपी ने भी इसी पूरे शब्द का इस्तेमाल करके कांग्रेस पर वापस अटैक करना शुरू किया। इंटरेस्टिंग है, दिखाती हूँ आपको क्या हो रहा है। कांग्रेस ने पहले ये मीम के फॉर्म्स में एक वीडियो डाला जिसमें कहा जा रहा है कि बातें ऐसी करो कि 4 लोग को फैक्ट चेक करना पड़ जाए। आगे है, ट्वीट ऐसा करो कि 4 लोगों के रिप्लाई हाइड करने पड़ जाए। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी ने अपने ट्वीट्स के रिप्लाईज ही हाइड करने शुरू कर दिए थे, तो आखिर लोगों ने उनको इस बात के लिए टोकना शुरू कर दिया था कि अपने ट्वीट के रिप्लाईज क्यों हाइड कर रही हैं आप। निर्मला सीतारमण के लिए उसके अंदर टेम्पलेट है, बजट ऐसा बनाओ कि 4 लोगों को भूखा सोना पड़ जाए। एस जयशंकर के लिए है, विदेश नीति ऐसी बनाओ कि 4 चीनी लोग इंडिया में गांव बसाने लग जाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है, सपने ऐसे देखो कि 4 लोग सीएम साहब बोलकर चढ़ाएं। किरण रिजिजू के लिए है, मिनिस्ट्री ऐसी चलाओ कि 4 लोग तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढने में लग जाएं। अनुराग ठाकुर के लिए है, नारे ऐसे लगवाओ कि 4 लोग दंगे फैलाने लग जाएं। इस वजह से कहा देश के गद्दारों को। जी हाँ, कई लोग इन्हें प्यार से गोली मारो ठाकुर भी कहते हैं। जेपी नड्डा के लिए लिखा, प्रेसिडेंट ऐसे बनो कि 4 लोग रबर स्टैंप बुलाने लग जाएं। अमित शाह के लिए लिखा, नफरत ऐसी फैलाओ कि 4 लोग मोहब्बत की दुकान खोलने लग जाएं। ये कांग्रेस ने अपना एक ऐड चलाया। अब इसके जवाब में बीजेपी ने भी काफी सारे अपने टेम्पलेट्स, मीम्स यूज किए। एक उन्होंने लिखा, रिक्त स्थान कांग्रेस के मित्र भर ही लेंगे, बातें ऐसी करो कि 4 लोग बोल पड़े बस कर प। कांग्रेस के कैंपेन के बाद बीजेपी जैसे बहुत बौखला गई है और बीजेपी अब लगातार एकदम स्ट्रेट अग्रेसिव रूप में हमलावर हो रही है। कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि राहुल गांधी पर लगातार उनके बारे में जितने ट्वीट्स कर रही है उसमें उनको पहले प ... फिर आगे कभी कभी पप्पू भी लिख रही है। मतलब वो शब्द लगातार बीजेपी को लगता है कि शायद उसके डिफेंस में हमेशा काम करेगा। ऐसे शब्द, ऐसी बिलो द बेल्ट हिट करना शायद उनको लगता है कि काम करेगा। और बौखलाहट इसी बात से दिखाई दे रही है कि इस एक कांग्रेस के कैंपेन ने काफी हर्ट किया है बीजेपी को, और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि सबसे अच्छा तरीका इनके ऊपर अटैक करने का यही है कि राहुल गांधी को पप्पू बोलना शुरू कर दो। फिर इन्होंने इस पे ट्वीट किया, बातें ऐसी करो कि 4 लोग कहें कहना क्या चाहते हो, बातें ऐसी करो कि 4 लोग भी हाँ में हाँ ना मिला पाएं। ये बीजेपी ने एक एक करके लिखना शुरू करो। फिर उसके बाद कांग्रेसियों ने उस पर डालना शुरू कर दिया कि अंग्रेजी ऐसी बोलो कि 4 लोग कहें अपनी डिग्री दिखाओ। बीजेपी ने जब लिखा कि बातें ऐसी करो कि 4 लोग कहें कहना क्या चाहते हो, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डालना शुरू किया, बातें ऐसी करो कि 4 लोग कहें आवाज चली गई क्या। फिर एक ट्वीट आप न्यूज़ 24 का देखिए जिसमें उन्होंने अमित शाह ने कहा, नांदेड़ में राहुल गांधी पर जमकर बरसे और कहा कि राहुल बाबा यहाँ नहीं बोलते, विदेश में बोलते हैं क्योंकि उनको सुनने वाले यहाँ कम हो गए हैं। तो उनके उस ट्वीट पर
उनकी उस खबर पर एक अलग ट्वीट जहां पर जय शाह को टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है, जो कि टेलीप्रॉम्प्टर भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। Congratulate Team India for their wonderful performance in कभी England. रुक, They shown remarkable कभी क्या character लिखा and made कभी everyone पढ़ा नहीं जा रहा। proud. इस स्टाइल में जय शाह एक टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो अब 2024 से पहले अब 1 साल बचा है। विधानसभा के चुनाव उससे पहले बड़े बड़े राज्यों में आ रहे हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं 2024 के इलेक्शन से पहले। तो अब आपको इसी तरह के वार पलटवार और इस तरह की ही छीटाकशी, कई सारे अग्रेसिव कैंपेन्स, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सिर्फ गोदी मीडिया पर ही नहीं, बल्कि आपको पता ही है कहाँ से उसको पुश किया जाता है, वहाँ से भी बहुत तेज चला दिया जाएगा और गोदी मीडिया उसको सबसे पहले लपक कर लेगा। हर खबर में ढूंढ ढूंढ कर गोदी मीडिया मुसलमान वाले एंगल लेकर आएगा और आपको दिखाएगा। 1 साल अपने दिमाग को प्लीज खुला रखिए, अपने मुद्दों पर ही अपने नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, इन राजनीतिक दलों को टिके रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत आसानी से इनके चंगुल में फंस गए, इनकी धर्म की चाशनी चाट कर आप भी नशे में चूर हो गए, तो ये यही करेंगे। ना आपके रोजगार की बात करेंगे, ना महंगाई की बात करेंगे, ना आपके बजट की बात करेंगे, ना आपकी ढीली होती जेब की बात करेंगे। किसी चीज़ पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना उड़ीसा जैसे इतने बड़े हादसे पर जवाबदेही लेकर आपके सामने आएंगे। कल को दोबारा कोई ऐसी घटना होगी, फिर ये लोग चुप्पी साध लेंगे, फिर आपके सामने धर्म लेकर आएंगे, फिर आपको एक धर्म से डराने की कोशिश करेंगे। पूरा नैरेटिव लगातार उसी रिपीट मोड में चलता रहेगा और फिर ये नेवर एंडिंग होगा। ये कभी आपको अपने मुद्दों के लिए जवाबदेही नहीं मिलेगी। 1 साल बहुत दिमाग से सोच समझकर हर राजनीतिक दल, हर नेता के लिए सवाल उठाइए। उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए उस पर जवाब मांगिए, बिल्कुल इस तरह। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। बीजेपी ने एक ट्वीट किया 3 दिन पहले, कभी सोचा था 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा? उन्होंने अपने मुफ्त राशन की पूरी बात, जो कि दूसरे लोगों को वो रेवड़ी कल्चर बोलते हैं, रेवड़ी बांटने वाली बात बोलते हैं, पर अपना जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वाली बात है, उस पर कभी उनको रेवड़ी नहीं दिखता, वो उनको वेलफेयर स्कीम दिखती है। वो ये नहीं सोचने पर आपको मजबूर करते कि सोचिए 2023 में हम हैं, 24 में हम जाने वाले हैं। एक शख्स की सरकार पिछले 9 साल से चल रही है, तीसरी बार वो फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन देश में हालत ये है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है आपको। यानी आप सोचिए कि हालात क्या हैं। नहीं, कभी नहीं सोचा था। आपका घोषणा पत्र पढ़कर सोचा तो ये था कि 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, एक रोजगार से परिवार के 4 लोगों का जीवन संवरेगा, तो 80 करोड़ लोग अपना भविष्य निर्माण करेंगे। खैर, जिस देश में चावल के बदले धर्म बिक जाता है, वोट भी बिक ही जाएगा। क्या ऐसे सवाल करने की हिम्मत आप में है? अगर है तो 1 साल तक इसी हिम्मत को दिखाए रखिएगा।